चलिए, आज बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग में रिस्क को मैनेज करने की। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कामयाब ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अपने नुकसान को संभालने के बारे में है। देखिए, प्रॉफिट के बारे में सोचने से भी पहले एक बुनियादी उसूल को समझना होगा। ट्रेडिंग में सबसे पहला और सबसे जरूरी मकसद है अपने कैपिटल को, अपनी पूंजी को बचाना। प्रॉफिट तो तभी बनेगा ना जब ट्रेड करने के लिए पैसा बचा हो। ठीक है, तो चलिए ज़रा गहराई में समझते हैं कि एक बड़ा नुकसान किसी के भी ट्रेडिंग अकाउंट पर कितना बुरा असर डाल सकता है। ये सिर्फ एक खराब दिन नहीं होता, इसके पीछे का जो गणित है ना, वो बड़ा बेरहम हो सकता है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर नुकसान की असली कहानी सामने आती है। मान लीजिए कि किसी ने 100 से शुरुआत की, पहले ही ट्रेड में 50% का नुकसान हो गया और अब हाथ में बचे सिर्फ 50। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। उन 50 को वापस 100 बनाने के लिए 50% का प्रॉफिट काफी नहीं है, बल्कि पूरे 100% का गेन चाहिए। इस उदाहरण में देखिए, 50% के प्रॉफिट के बाद भी अकाउंट सिर्फ 75 तक पहुंचा और उसके बाद लगातार 3-10% के जीतने वाले ट्रेड्स के बाद भी शुरुआती कैपिटल तक वापस नहीं पहुंच पाए। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक बड़ा नुकसान आपको गणित के ऐसे गड्ढे में डाल देता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 4-4 जीतने वाले ट्रेड्स के बाद भी अकाउंट अपनी शुरुआती जगह पर वापस नहीं आ पाया है। इसीलिए कहते हैं कि कैपिटल को बचाना इतना जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस गणित के जाल से कैसे बचें? इसका जवाब ट्रेडिंग के एक बहुत पुराने, समय के साथ परखे हुए सिद्धांत में छिपा है। ये ट्रेडिंग का शायद सबसे मशहूर नियम है और ये सीधा सीधा उस गणित की समस्या को हल करता है जो हमने अभी देखी। अगर कोई अपने नुकसान को छोटा रखता है तो उससे उभरने के लिए बहुत बड़े मुनाफे की जरूरत नहीं पड़ती और फिर वो अपने जीतने वाले ट्रेड्स को आराम से अपना काम करने दे सकता है। कहना आसान है, करना मुश्किल है ना। असली चुनौती तो भावनाओं को एक तरफ रखकर इस नियम को लगातार फॉलो करने में है। तो इस सोच को एक असली प्रैक्टिकल रणनीति में कैसे बदला जाए? यहीं पर अनुशासन का रोल आता है। ट्रेड लेने से पहले ही ये तय कर लेना कि अगर ट्रेड गलत गया तो निकलना कहाँ है। ये सबसे जरूरी फैसलों में से एक है। इसी पहले से तय किए गए एग्जिट पॉइंट को स्टॉप लॉस कहा जाता है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। तो ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना है, पर कहाँ? कहीं भी अंदाजे से तो नहीं लगा सकते हैं ना। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस हमें एक लॉजिकल रोड मैप देता है, जिसे कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। सपोर्ट को एक प्राइस फ्लोर या जमीन की तरह सोचिए। ये वो कीमत का लेवल है जहां खरीदार आते हैं और कीमत को और नीचे गिरने से रोक लेते हैं। मतलब यहां पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। और इसका ठीक उल्टा है रेजिस्टेंस। ये एक प्राइस सीलिंग या छत की तरह है। ये वो लेवल है जहां बेचने वाले एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को और ऊपर जाने से रोकते हैं। इस जोन में सप्लाई डिमांड पर हावी हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एक जैसा नहीं होता। उसकी ताकत कैसे पता करें? 3 चीजें हैं। पहला, वो लेवल कितनी बार टेस्ट हुआ है। जितनी ज्यादा बार उतना जरूरी। दूसरा, कीमत वहां तक कितनी तेजी से पहुंची है। और तीसरा, उस लेवल पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा भरोसेमंद। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। चार्ट पर ये जरूरी प्राइस जोन आखिर ढूंढे कहाँ? सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की सबसे आम और आसान जगह है चार्ट पर पिछले हाई और लो। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां से मार्केट पहले भी अपनी दिशा बदल चुका है। ये चार्ट इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि बाजार की एक याददाश्त होती है। देखिए, जो लो दिसंबर में बना था, वही लेवल अप्रैल में एक मजबूत सपोर्ट बन गया। ट्रेडर्स इन लेवल्स को याद रखते हैं जहां से पहले बड़े मूव्स आए थे। एक और बहुत ताकतवर जगह जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलते हैं, वो है गैप्स। गैप तब बनता है जब किसी स्टॉक की कीमत पिछले दिन के बंद होने से अगले दिन के खुलने के बीच में अचानक बहुत ऊपर या नीचे चली जाती है, जिससे चार्ट पर एक खाली जगह बन जाती है। इस स्लाइड में देखिए, कीमत ने नीचे की तरफ गैप बनाया है। अब उस गैप का जो ऊपरी हिस्सा है वो एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, कीमत को वापस ऊपर जाने से रोक रहा है। ये गैप्स अक्सर भविष्य के लिए भी जरूरी मोड़ बन जाते हैं।
अच्छा, जरूरी नहीं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा सीधी हॉरिजॉन्टल लाइनें ही हों। ये डायनामिक भी हो सकते हैं, यानी कीमत के साथ साथ चलते हैं। ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेज इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ देखिए कि कैसे 200 दिन का मूविंग एवरेज एक डाउन ट्रेंड में लगातार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब भी कीमत इसके पास पहुंचती है, उसे नीचे धकेल दिया जाता है। ये एक डायनामिक सीलिंग का बेहतरीन उदाहरण है। तो अब हमने समस्या भी देख ली, समाधान भी और उसके टूल्स भी। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और आखिर में ये समझते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने की सबसे लॉजिकल जगहें कौन सी हैं। अगर कोई सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, यानी एक लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, तो सेफ्टी के लिए स्टॉप को एक साफ सुथरे सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे रखना चाहिए। ये एक पिछला लो हो सकता है, एक अप ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज। और हाँ, एक बात और, जब कई सपोर्ट फैक्टर्स एक ही जगह पर मिलते हैं तो वो एरिया और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब शॉर्ट सेलिंग कर रहे हों तो स्टॉप को एक क्लियर रेजिस्टेंस लेवल के ठीक ऊपर रखना चाहिए। ये एक पिछला हाई हो सकता है, एक डाउन ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज। यहाँ भी वही नियम लागू होता है। कई रेजिस्टेंस फैक्टर्स का एक साथ आना उस लेवल को और ज्यादा जरूरी बना देता है। तो अब रिस्क को मैनेज करने और नुकसान से कैपिटल को बचाने के लिए एक तरीका मौजूद है। अब ये पता है कि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो निकलना कहाँ है, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। अगला सवाल है, ट्रेड में एंट्री कहाँ की जाए? सोचिएगा इस बारे में।